बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीब सूरत हाल है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है जो आपको ना तो मीडिया पर नज़र आ रही है, ना कोई डिस्कस कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने जा रहा है। अब लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी पाबंदियां पाकिस्तान पर आयद करने जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने ईरान से मुआहदे किए या पाकिस्तान ने ईरान से गैस ली, आप सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि 25 करोड़ लोगों का जो हाल होगा अगर ये पाबंदियां लग गई। आप सोच नहीं सकते कि होगा क्या। जरा सुनते ही जाइएगा कि इस वक्त होने क्या लगा है। देखिए, अमेरिका ने जो कहा है, सबसे पहले वो जो पाबंदी आयद करेंगे पाकिस्तान पर वो होगी इकोनॉमिक सैंक्शन पाबंदी। अब ये क्या होता है? देखिए, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इन पर लग जाएगी पाबंदियां। इसके अलावा इतनी ज्यादा पाबंदियां लग जाएंगी कि ये अपना माल नहीं भेज सकेंगे। यानी आप ये देखिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और जो खास तौर पर ईरान के साथ मुआहदे हैं ट्रेड के हवाले से या जो गैस के हवाले से, जो कंपनीज ईरान के साथ शामिल होंगी एनर्जी, गैस और ये तमाम चीज़ों के हवाले से, उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। अगर लेट से हम यूरोप माल अपना भेज रहे हैं अरबों डॉलर्स का, इन पर पाबंदियां लगेगी। आपको बाहर माल नहीं भेजने दिया जाएगा, आप अरबों डॉलर्स आपका डेफिसिट हो जाएगा। और हम आईएमएफ से 1-1.5 अरब लेना चाहते हैं और पूरा मुल्क गिरवी रखते हैं। आप सोच नहीं सकते, पूरे का पूरा मुल्क यानी कोलैप्स कर जाएगा। इतनी बुरी ये पाबंदियां हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे खतरनाक, ये इतनी खतरनाक है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, और ये है फाइनेंशियल सैंक्शंस। ये क्या होती हैं? देखिए, फाइनेंशियल सैंक्शंस ये होती हैं कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं इन पर लग जाएंगी पाबंदियां। बिजनेस और यानी बिजनेस कम्युनिटी, जो पाकिस्तान के प्राइवेट लोग हैं वो, या गवर्नमेंट एंटिटी, ये असल में होगा क्या कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पाएगी। मिसाल के तौर पर अब इसका आम शख्स जो है उसको क्या असर पड़ता है? देखिए, असल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो फाइनेंशियल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आपने, हमने, ये जो एटीएम यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तमाम ट्रांजैक्शन, जो भी पूरा बैंकिंग सिस्टम है, वो असल में हम अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ करते हैं। अब जब ये सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान के जो बैंक्स होंगे जो ईरान के साथ डील करेंगे, चाहे वो कोई भी बैंक हो, जो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस तक रसाई नहीं होगी। यानी बैंक में अब किसी भी, कोई भी बड़ा बैंक ले लीजिए जिसमें लोगों के अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे यानी फ्रीज हो सकते हैं। उस पूरे का पूरा जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक्सेस खत्म हो जाएगी। और इससे होगा ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे, ना लोकल सतह पर ना इंटरनेशनल सतह पर। और इतना खतरनाक ये मामला हो जाएगा कि ना तो आप पेमेंट भेज पाएंगे, ना आपको पेमेंट वसूल होगी, जो बैंक इन्वॉल्व होंगे। अब सोचें, कोई एक बड़ा बैंक है और लोगों का उसमें अकाउंट है। अब जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, देन आप क्या करेंगे? उसके अलावा ये जो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तो काम होंगे जो एसेट्स होते हैं इनके, वो एसेट्स अमेरिका के अंदर हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या किसी की पेमेंट आनी हो, सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे। उससे होगा ये कि आपका जो डॉलर है वो एक ही रात में, जैसी पाबंदियां लगेंगी, कम अज कम 100-150 रुपया ऊपर चला जाता है अगर ये पाबंदियां लगती हैं। अब उसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको भी यानी टारगेट किया जाता है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में। अब इससे होता ये है कि कोई भी, आपके मुल्क में भी बहुत सारे लोग जो बॉन्ड खरीदते हैं वो हमारे मुल्क में रखते हैं, हम उनको सूद पर पैसा देते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई खरीद नहीं पाएगा, ना ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है या इशू करती है बॉन्ड्स, उस तक रसाई नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि इंटरनेशनल जो आपको लोन मिलता है, आईएमएफ का, किसी का भी, या आपको एड मिलती है, ये एड समझिए जरा, जो आपको इमदाद मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इसकी जो एक्सेस होती है यानी जो पाकिस्तान तक जाती है, वो सारी खत्म हो जाएगी। अब आईएमएफ का तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अगर आईएमएफ आपको पैसा ना दे तो आप तो कब्र में 1000 फीट नीचे तक चले जाएं, ये सूरत हाल होगी। तो ये जो सारे का सारा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, ये पूरे का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आईएमएफ से लेकर
किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जब पाबंदियां होती हैं तो इनको नहीं करते। अब उसके अलावा एक होता है सेक्टर स्पेसिफिक सैंक्शन। ये क्या होता है? यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका को लगता है कि जी पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर है जिसने ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, फंड किया है, तो हम उस पर पाबंदी आयद करते हैं। और इस सूरत हाल में यानी जो भी यानी वो सेक्टर जो है उस खास तौर पर उसको इलाके को, एरिया को या कंपनीज को उसकी एक्सेस जो होती है इंटरनेशनल कैपिटल और मार्केट तक लिमिटेड कर दी जाती है, यानी एक खास इलाका। अब उसके बाद बड़ी अजीब सूरत हाल होती है, ट्रैवल बैन होता है। ये बड़ी अहम बात है। देखिए ट्रैवल बैन ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं जो इस सारी डील का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो कोई प्राइवेट। देखिए होता क्या है कि मिसाल के तौर पर हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जो अपने हिस्से वाला है वो किसी ना किसी को तो ठेका देना है ना। तो जिन लोगों को ठेका देना वो कंपनीज, वो लोग, उनको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा इंटरनेशनल सतह पर। वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी बड़े लेवल का बंदा, छोटा हो। और इसके अलावा जो जो इन्वॉल्व होगा उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके अलावा अगर उस सारे मामले पर वो चाहे तो वो एयरलाइंस के रूट भी बैन कर सकते हैं, यानी वो ट्रैवल ना हो, कोई चीज़ ना हो। यानी लोग, हो सकता है कि पीआईए के रूट्स बैन हो जाए और बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान ना आ सके। उनको कह दिया जाए जी पाकिस्तान आपने नहीं जाना। तो अब आप जरा पाबंदियों का अंदाजा कर ले। इसके बाद एसेट फ्रीज। अब देखिए एसेट फ्रीज क्या होते हैं कि आपके जो अमेरिका में असासे पड़े हुए हैं या जो वहाँ पर पैसा या कोई चीज़ भी है वो अमेरिकी लॉ के तहत वो उसको जब्त कर लेंगे। यानी हमारा पहली तो बात है पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में कंपनीज के, बड़े लोगों के कोई भी असासे कोई चीज़ें हैं वो जो बाहर पड़ी हुई हैं वो आपकी चली जाएंगी। फिर उसके अलावा ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो सूरत हाल है वो असल में उनको बैन कर दिया जाएगा। बैन इसलिए किया जाएगा ताकि इस सारे मामले पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके कि आपके मुल्क का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सारे का सारा कोलैप्स हो रहा है। आम लोग क्या करेंगे? देखिए आम लोग इतनी बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, बैंक इन्वॉल्व हो, आपका बैंक अकाउंट है समझ ले वो काम करना बंद कर दे, सिस्टम काम करना बंद कर दे, आपके जो पैसे हैं वो आप बैंकों से ना निकाल सके, एटीएम से ना निकाल सके। इस सारी सूरत हाल में आप पर और बहुत सारे यानी एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है या कुछ है वो वैसे निकल जाएगी। सो ये असल में इस तरह की जो पाबंदियां हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की कंपनीज, फार्म जो बुरी तरह पाबंदियों का शिकार होती हैं, यानी वो आप समझ लेते तर बितर हो जाएगी। फिर ना आपको सऊदी अरब पैसा दे पाएगा, ना आपको चाइना दे पाएगा, फिर चाइना भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा। ये भी आप जेहन में रखिएगा। फिर और बहुत सारी यहाँ पर जो पाबंदियां आयद होती हैं उनमें ये होता है कि आपको बहुत सारी जो साइट्स होती हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। यानी पाकिस्तानी लेट से अगर कोई अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा इस्तेमाल। यानी आप बाहर जाते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं, इससे नुकसान ये होता है कि इतना बड़ा एक जमे गफीर हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में पाबंदियां लगती हैं कि लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, इंटरनेशनल सतह पर उनको जॉब्स नहीं दी जाती, इंटरनेशनल सतह पर उनके लिए हर्डल्स पैदा हो जाती हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जब ये पाबंदियां हम पर लगेंगी तो फिर इंटरनेशनल सतह पर इजराइल और इंडिया तो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि इस वक्त इसराइल को देखिए नेतन्याहू ने बात जब कही थी कि उसको 3 मुल्कों से खतरा है और किसी से खतरा है। नंबर 1 ईरान, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 ईरान। तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिए। वही समझ आ कि पाकिस्तान से अब हमें खतरा कोई नहीं है, लेकिन वो समझ जाए अगर खतरा है ईरान से तो ईरान से जो ताल्लुकात बहाल कर रहा है वो समझ जाए कि वो हमारा टारगेट होगा। अब आप सोचे इब्राहिम रईसी ने क्या बात की है। उसने जब वो गए हैं श्रीलंका, उसने कहा है कि पाबंदियां दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, हम पाबंदियों से लड़कर आगे गए हैं। अब ईरान लड़ सकता है, हम तो पहले ही पाबंदियां ना लगने के बावजूद हम कब्र में पहुंचे हुए हैं। हम लोगों का मुस्तकबिल कोई नहीं है, लाखों के हिसाब से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और अगर आप आज ही पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो शायद करोड़ों लोग मुल्क छोड़कर चले जाएं। मुल्क की हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। अब सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाते हैं।
कि अगर हमारे ऊपर इतनी खतरनाक पाबंदियां आयद होने जा रही हैं। देखिए ईरान ने पाबंदियां जब लगी, उनकी इकोनॉमी की आप हालत देख लें कि कितनी ज़्यादा बुरी, तबाह बर्बाद हो गई। यानी आप ये देखें कि इतनी तबाही हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन वो यूज्ड टू हो गए हैं, उनके लोगों ने फेस किया और करते करते आज वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, हम टेक्नोलॉजी हर तरह की, उन्होंने कहा श्रीलंका की मदद करेंगे। ये लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। हम पर पाबंदियां लगती हैं तो हम पता नहीं कितने साल, यानी करोड़ों साल पीछे चले जाएंगे। हम तो पता नहीं वो कर भी सकते हैं कि नहीं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम बगैर पाबंदियों की इतनी तबाही का शिकार है तो उसके बाद क्या होगा? तो बिल्कुल ही दी एंड हो जाएगा। उसकी अब वजह क्या है? अब सवाल ये है फिर आप क्या कर सकते हैं? तो वही उसकी वजूहत है कि या तो आप ईरान के तरले कर लें कि यार आपकी मेहरबानी है, गोड्डों को पकड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आपकी मेहरबानी, आप इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाए। ईरान जाहिर सी बात है एक हद तक बर्दाश्त करेगा, वो आगे क्या जाएगा? क्योंकि अगर आज ईरान के साथ ये मामला हुआ है तो कल को और बहुत सारे ममालिक भी करेंगे, वो भी कोई ईरान से डील करेंगे, एन मौके पर वो मुकर जाएंगे। तो ईरान क्या करेगा? हमें फिर 18 अरब डॉलर पे करना पड़ेगा उसको। देखिए फिर इसमें एक ही सूरत हाल हो सकती है कि इंटरनेशनल सतह पर ईरान हमसे पूछा, भाई अगर तुम खड़े नहीं हो सकते थे अमेरिका के खिलाफ तो तुमने काम किया क्यों है? या तो तुम पहले ही हमसे डील ना करते। मिसाल के तौर पर अब ईरानी सदर आए पाकिस्तान, हमने 8 MOU साइन किए उनके साथ, अभी हमने साइन किए हैं तो उधर से स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने आकर कह दिया है, कहते हैं आप कर लें साइन, जितना दिल करता है कर ले साइन, हम आप पर पाबंदियां लगा देंगे। अब आप बताइए जरा, ईरान आपसे पूछेगा कि भाई आप पहली पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपने जिगरा क्यों किया? हमने कहा जी हमने 10 अरब डॉलर की ट्रेड करनी है, फलाना कर। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में ऑलरेडी कह रही है। अब ऑप्शन क्या है फिर हमारे पास? वो कह रही है कि गैस आप सस्ती नहीं ना लेंगे, हम माल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हम मुकाबला नहीं कर सकते चाइना का और इंडिया का। इंडिया तेजी से पाकिस्तानियों के कस्टमर्स ले रहा है क्योंकि सस्ता माल है। देखिए एक बात बताइए, एक माल है उसकी कॉस्ट पाकिस्तान से पड़ती है 100 रुपया, इंडिया से वही कॉस्ट पड़ी है 80 रुपये, तो क्यों कंपनी जो है पाकिस्तान से माल लेंगी? अभी आप ये सोचें कि इंडिया को GSP प्लस स्टेटस नहीं मिला हुआ, ये उन कंट्रीज को मिल जाए जो हमारी तरह थर्ड वर्ल्ड होती हैं, मरी मुक्की होती हैं। इंडिया को ये स्टेटस नहीं मिला हुआ, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान को मिला हुआ है, और अगर अमेरिका ने ये पाबंदियां लगाई हम पर तो हमारा GSP प्लस स्टेटस भी चला जाएगा। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अब वो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो कह रही है कि आप गैस को प्रोवाइड करें हमें, इसके बगैर हम अब कंपीट नहीं कर सकते, महंगाई अरूज पर चली गई है। अब सवाल ये है कि हमने कहा जी ईरान से हमने लेना है, फलाना लेना है, आप चाहे अपने हिस्से का चीज मुकम्मल भी कर ले, जो मुकम्मल करेगा, जो ट्रांजैक्शन करे, वो कंपनी भी फारिग हो जाएगी, अमेरिका नहीं छोड़ेगा आपको। देन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? हम कैसे करेंगे? कोई हमें सोल्यूशन बताए ना। या तो हम पहले ही ना करते, अब कर लिया है, अब बताए पाकिस्तान के अंदर जी वो ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं गैस के, इंटरनेशनल सतह से हमें गैस इतनी महंगी पड़ती है कि वहाँ से मंगवा कर हम माल बना ही नहीं सकते, इंटरनेशनल सतह पर भेज ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी सूरत हाल ही नहीं है। लोगों के पास सर्दियों में गैस नहीं होती, लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती, और ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। तो आप करेंगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है। देखिए इसका हल सिंपल सा एक ही निकलता है कि आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, और इकोनॉमी बेहतर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। जैसे अब आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान कैसे सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट आती है, दुबई में कैसे आती है, मलेशिया में कैसे आती है, दुनिया में कैसे आती है। इन ममालिक ने अपने क्या किया हुआ है। कतर में अब देखिए वर्ल्ड कप हुआ, कैसे इन्वेस्टमेंट आई वहां पर, उन्होंने वहां अमन कायम किया। अमन कायम होता है, अदालती निज़ाम वहाँ काम कर रहा होता है, पुलिस वहाँ काम कर रही होती है कि बैरूनी इन्वेस्टर आता है, उसको पता है यार मेरे साथ हैंकी बैंकी नहीं हो सकती। आप जब तक ये मुल्क की सूरत हाल नहीं करेंगे, इन्वेस्टर नहीं आएगा। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, 5 अरब डॉलर उसके पास है, वो सोचती है कि चलो यार 1 अरब डॉलर हमने इन्वेस्ट करना, कहाँ करें? मार्केट वो देखते हैं, सर्वे करवाते हैं, वो इंडिया देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, बांग्लादेश। वो कहते जी हमारा पैसा स्टक हो गया तो कहाँ जाएगा? मोहम्मद बिन सलमान ने अभी सऊदीया ने हमें दिए पैसे जो रोल ओवर करते हैं, वो हमें साथ ही कहते हैं कि अगर डिस्प्यूट हो जाता तो जो केस है वो सऊदी अरब के कोर्ट में चलेगा। तो आप बताइए कि जब बैरूनी इन्वेस्टर है वो चीज़ें देख रहा है, और सबसे बढ़कर ये देख रहा है कि यार इनके अपने मुल्क के
1,20,00,000 लोग बाहर हैं। अब तो इतने पिछले 2 सालों में लाखों चले गए, गिनती जब होगी तो पता नहीं 1,25,30,00,000 चले जाएंगे। तो वो देखते हैं यार ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज जाकर देखें तो दुनिया में इतनी है, तो वो कहते हैं यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करते, वहां ये कंपनीज खोल रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल है वहां क्यों नहीं जाते। वही देख रहे हैं यार अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करें, हम क्यों करें। तो हमें अपने मुल्क में अमन कायम करना है, सियासी मुआशी हालात बेहतर करने हैं, फिर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। आप बताइए कि अभी तक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रही। IMF से आप कब तक चलेंगे। और वो जो आपका वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो कह रहा है कि भाई आप सोचे आपकी करेंसी इतनी गिरी हुई है, एक्सपोर्टर को तो फायदा होता है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जो माल इंडिया बना रहा है, अभी सोचे GSP+ स्टेटस ना हो, जो हम ये माल भेजते हैं यूरोप को, दीगर जगहों को, तो वहां पर वो टैक्स की छूट है, अगर ना हो तो हम तो फिर बिल्कुल ही ना इंडिया का मुकाबला कर पाए। तो इस सारी सूरत हाल में पाबंदियां पूरे 25 करोड़ लोगों को डुबो देंगी। लेकिन सवाल ये है कि फिर आपने ये नहीं करना तो आपने करना क्या है। डे फर्स्ट से ये प्लानिंग की होती ना कि भाई हमने ये काम करना है, हमने आगे जाना है। जैसे अब आप देख लें, आप एक बात समझिए, रूस से इंडिया ने कैट्सा की पाबंदियों के बावजूद S-400 लिया, अमेरिका लगा सका उस पर पाबंदी। एक गले से पकड़ा मोदी ने बाइडेन को और बाकियों को, कोई नहीं लगा सका। क्यों? उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे चली गई है। इसी तरह आप देखें ना, और बहुत सारी चीजों में पाबंदियां, क्या तुर्की पर लग गई S-400 और बहुत सारी चीजों की, सारे मुल्क आगे गए हैं। अतः कि तुर्की की इकोनॉमी कब्र में जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमसे तो कम से कम 1000 गुना बेहतर है। तो दुनिया अपना आप मनवाती है। जिस मुल्क में आदत पड़ जाए भीख मांगने की, मांग मांग कर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इंटरनेशनल सतह पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।